हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें यूनिट बाय यूनिट नहीं बल्कि एक ही वीडियो में मैं 10 यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स बी फ्रेंड्स, पेपर 2 के यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर से संबंधित जो वर्ड है जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, विकसित करना और आगे बढ़ना, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे में ही आपको दिख रहा है कि जेएस मिल और विवेकानंद और कांट, सुकरात और टैगोर इत्यादि शिक्षाविदों के द्वारा जो शिक्षा से संबंधित जो बातें की गई है एजुकेशन के लिए, वो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इसे याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा इसी यूनिट में कि काइंड्स ऑफ फिलॉसफी के प्रकार क्या हैं, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिलॉसफी के प्रकार को जरूर याद कर लें, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है कि दर्शन और शिक्षा के दर्शन और शिक्षा में क्या डिफरेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों में क्या होता है। जैसे शिक्षा के घटक हैं पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षक, प्रक्रिया, जबकि दर्शन के घटक हैं तत्व हैं मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा। तो इन सभी बातों का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद के कौन कौन से शिक्षाविद हैं, जैसे कि डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, हेगल, कांट, बर्कले। और भारतीय आदर्शवाद के जैसे गांधी जी, विवेकानंद, टैगोर, अरविंद इत्यादि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, इसे आप विशेष रूप से याद कर लें क्योंकि यही पूछा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आदर्शवादी या प्रकृतिवादी, तो इसे हमने जो डिटेल्स में वीडियो बनाया था उसके अगेंस्ट, उसी के अनुरूप इसे आप पढ़ लें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क्सवादी शिक्षा के घटक, मार्क्सवाद की विचारधारा इत्यादि को देख लें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 के अंतर्गत ही सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल और योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि जी और वेदांत दर्शन के प्रणेता स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य दोनों माने जाते हैं। और इनके वेदांत दर्शन के 2 स्वरूप अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत को विशेष रूप से याद रखें। यहाँ तक कि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को ही अद्वैतवाद कहा जाता है, ये जरूर याद रखें। ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और यूनिट 1 में और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे वेदांत दर्शन के भाग 2 में देख सकते हैं कि वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य जो निर्गुण ईश्वरत्व पर बल दिए हैं और विशिष्टादेव के रामानुज जो सगुण भक्ति पर बल दिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म एवं उसके अष्टक नियम, साथ ही ये बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध की भाषा जो थी वो पाली थी, पुनर्जन्म में उनका विश्वास था, आत्मा और ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। जबकि जैन की भाषा प्राकृत थी, पुनर्जन्म, आत्मा में विश्वास था, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के बौद्ध सिद्धांत के अष्टक नियम जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दयानंद दर्शन। दयानंद दर्शन का क्या योगदान है, तो मुख्य रूप से इनका योगदान है कि नैतिक शिक्षा का विकास करना, जरूर याद रखें। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी का योगदान, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का योगदान, गांधी जी का योगदान, कृष्णमूर्ति का योगदान, पाब्लो फ्रेरे का योगदान, नेल नोर्डिंग्स का योगदान। तो इन सब के लिए हमने एक पेज में इनके योगदान और इनके समयावधि को लिखा है, जो यूनिट 1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम फेसबुक ग्रुप में भी शामिल किए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये वोस्टनक्राफ्ट लंदन से हैं, इनका जन्म 1759, इन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से हैं, 1824 आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से हैं, नारी और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया है। रामकृष्ण परमहंस
कोलकाता से हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कोलकाता से हैं, वसुधैव कुटुम्बकम को बढ़ावा दिए हैं। स्वामी विवेकानंद कोलकाता से हैं, वेदांत दर्शन को बढ़ावा दिए हैं 1863। गांधी जी 1869 गुजरात, वर्धा शिक्षा और अहिंसा को बढ़ावा दिए हैं। अरविंदो जी कोलकाता 1872 मातृभाषा को बढ़ावा दिए हैं। और जे कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश शिक्षा में प्रतियोगिता को नहीं स्वीकार नहीं किए हैं। पाब्लो फ्रेरे ब्राज़ील पुर्तगाल से हैं, 1921 ये सामाजिक राजनीतिक शिक्षा पर बल दिए। और नेल नोर्डिंग्स अमेरिका से हैं जो 1929 और ये शिक्षण में जिम्मेदारी और गणितीय शिक्षा को बढ़ावा दिए। तो फ्रेंड्स, पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 1 में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप निश्चित रूप से याद करें। अब हम पेपर 2 के यूनिट 1 में और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद, तो इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम और संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स का है, और संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत जो इमाइल दुर्खीम और रॉबर्ट मेर्टन का है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया उपागम जिसको सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन अप्रोच कहते हैं, ये J.H. मिड का है। ये तीनों नाम आपको विशेष रूप से निश्चित रूप से याद रखना होगा अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 1 को कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 के अंतर्गत विशेष रूप से जैसे मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग या सेकेंडरी आयोग, इसे आप देख सकते हैं। कोठारी आयोग, इन्हें देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसे याद कर सकते हैं। तो सारी नीतियों को अगर ईयरली अगर हम याद कर लें तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारे नीतियों को हम कहेंगे कि आप सभी याद ही कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न 100% पूछी जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 2, ये 2 पेज आपको हम शेयर कर देंगे PDF के रूप में। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 2 से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये आप यहाँ देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, ये 23 सितंबर 1952 to 53। और सेकेंडरी एजुकेशन 6, 7, 8 एंड हायर एजुकेशन 9, 10, 11, 12 के लिए था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये 1964 to 66 है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 को भी लाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, जो 1950 में डाइट की स्थापना, और POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA ये 1986 में इनको बढ़ा। NCT 1973 में और 93 में इसका निर्माण। और NCT का निर्माण यहाँ आप देख सकते हैं। NCT का गठन जो है वो 1973, 93, 95, 86, 92, 95 है, जो 99 में नहीं है, बट ये सारे नाम आपको याद रखना पड़ेगा ईयर। इसमें टोटल 52 इसके मेंबर होते हैं। 4 रीजनल सेंटर हैं, 1 हेड क्वार्टर है। इनके प्रेजेंट अध्यक्ष जो हैं वो है आपको डॉक्टर विनीत जोशी, ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, जो शिक्षा और सुविधा को बढ़ावा 21वीं सदी में शिक्षा की सुविधा को बढ़ावा दिया है। यशपाल समिति रिपोर्ट 2009 है, और न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट 2012। और लागत और लाभ अर्थात कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्ट का सिद्धांत जो 1849 में जुल्स डोपिट ने दिया था, ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल A. स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ। एंड संकेतन सिद्धांत स्पेंस। और मानव पूंजी का सिद्धांत मिल और मार्शल ने। राजनीति और शिक्षा के बीच का संबंध हेरोल्ड ने। व्यवहारवाद का सिद्धांत ये कार्ल मैरियम ने। और प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत ल्यूडिंग वॉन 1940 में। ये आप जोड़ याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट पेपर 2 के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप निश्चित रूप से याद कर लें। पेपर 2 से अगर प्रश्न पूछने की संभावना है तो इससे रिलेटेड प्रश्न 100% पूछी जाएगी, इसे आप जोड़ याद कर लें। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 और पेपर 2 में ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम पेपर 1 नहीं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। अब यूनिट 3 की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात है। तो इसके लिए आप संज्ञानात्मक विकास, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है,
इसे जो इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं 0 to 2 ईयर इंद्रिय अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ अवस्था। ये चारों में से एक क्वेश्चन 100% पूछी जाएगी, आप जरूर इसे याद रखें। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्ववादी सिद्धांत, इसे आप जरूर याद रखें। और इन सभी सिद्धांतों को हमने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत गेस्टॉल्ट के जो सिद्धांत हैं वो आते हैं। इस गेस्टॉल्ट के सिद्धांत के मुख्य निर्माण जर्मनी में 1912 में माना जाता है, जो मैक्स वर्थिमर ने किया था, कोहलबर्ग और कोफका ने भी इनमें किया, जिसमें सीखना कोहलबर्ग और कोफका के थ्रू, चिंतन के थ्रू जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो वर्थिमर का कहना है, और याददाश्त के थ्रू जो होती है वो ऑलपोर्ट का कहना है। तो ये नाम आपको निश्चित रूप से याद रखना है, 100% याद रखना है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, जो 0 to 5 ईयर है, इसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसे आप याद रखें, यहाँ आपको स्क्रीन में दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण का सिद्धांत, कोहलर और कोफका ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे और ब्रूनर ने दिया। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सिद्धांत जो है ये ऑलपोर्ट, कैटल के थ्रू, गुणवत्ता के अनुसार मिला है। क्रेस्मर और शेल्डनर ने इसे शारीरिक संरचना का नाम दिया है, और फ्राइड और कार्ल जंग एवं कैटल ने इसे मानसिक कारक का सिद्धांत दिया है। तो इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं 10 डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात रक्षा मुक्ति का सिद्धांत 10, ये फ्राइड एंड टॉलमैन ने दिया है, सिगमंड फ्राइड, जरूर आप याद रखें। इसे पूछा हुआ भी प्रश्न है पिछली बार और फिर से पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यूनिट 3 में मैक्सिमम ये सिद्धांत आपको याद रखना है, और इस पेज को आप पूर्व के पीडीएफ में कोशिश करेंगे हम इस पीडीएफ में भी डाल दें। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 के लिए। यहाँ आप बुद्धि के जो सिद्धांत हैं थॉर्नाइट के, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पे एक कारक का सिद्धांत बेनिट, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक का सिद्धांत मैन, स्पीयरमैन, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नाइट, समूह तत्व का सिद्धांत बर्ट, 7 कारक का सिद्धांत थर्स्टन, बहुआमी बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, क्रिस्टलीय सिद्धांत कैटल और त्रिआमी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इसे आप जरूर याद रखें, ये पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 3 में आपको अधिगम के को और क्या नियम हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लॉजिकल अपने व्यू से भी सोच सकते हैं कि अधिगम के क्या सिद्धांत, क्या नियम हैं। यूनिट 3 में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आप यहाँ याद कर सकते हैं कि परामर्श के संज्ञानात्मक व्यवहारवादी सिद्धांत जो एल्बर्ट एलिस ने दिया है, इसको रिवर्ट के नाम REBT के नाम से जाना जाता है, जो रेशनल इमोटिव बिहेवियर और थेरेपी के नाम से जाना जाता है, REBT, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स जो है मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत, आपने पूर्व में ही पढ़ा है, दिया है, जिसमें समस्या को पहचानना, उसका स्पष्टीकरण करना, फिर उसका समाधान ढूंढना, ये इसकी फंक्शन है। नेक्स्ट आप यूनिट 4 में आ जाइए। यूनिट 4 में आपको मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन के बारे में है। तो यहाँ पे NCERT और NCTE के समय और कार्य पद्धति को याद रखें, क्योंकि NCERT और NCTE के से ही इस यूनिट में प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष रूप से आपको अध्यापक शिक्षा का मॉडल पूछा जाएगा, जो व्यवहारवादी सक्षमता और पूछताछ के आधार पर होती है, और सुंगमैन, डैंग, ल्यूक और हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा का मुख्य आधार नॉलेज है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉलेज को सुंगमैन और डैंग, ल्यूक ने किस तरह से बांटा है। तो ये चार्ट कोशिश करेंगे ये पेज भी आपको PDF के रूप में दिया जाए, ताकि कि इसे आप पढ़ सकें और याद रख सकें, क्योंकि इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछी जाएगी यूनिट 4 में।
यूनिट 4 में एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप चार्ट देख सकते हैं कि डाइट का गठन 1950, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन SCRT का गठन 1988, NCT 1973, NCERT 1961, UGC 1953। इसे आप जरूर याद रखें, ये यूनिट 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यूनिट 4 के बाद आप यूनिट 5 की हम बात करते हैं। तो यूनिट 5 में आपको विशेष रूप से पाठ्यचर्या से संबंधित प्रश्न है। तो पाठ्यचर्या में बेंचमार्किंग और पाठ्यचर्या के निर्माण, क्रियाविधि, उद्देश्य, लक्ष्य, तो ये चार्ट आप याद रख सकते हैं कि कभी भी इसके निर्माण के लिए एक उद्देश्य होगा, फिर विषय वस्तु होगा, फिर उसका अनुभव एक्सपीरियंस होगा, कुछ मेथड होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ये चार्ट आप विशेष रूप से याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल आप देख सकते हैं, मॉडल पाठ्यचर्या निर्माण के मॉडल हैं जो निश्चित रूप से पूछी जाएगी। इसे आप देख सकते हैं, इसको भी हम कोशिश करेंगे PDF में शेयर कर दें। ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप में है, समकालीन मॉडल और परंपरागत मॉडल है। इसके जो सिद्धांत है वो ये है कि पहले विश्लेषण होता है, एनालिसिस, फिर एम, और फिर कॉन्टेक्स्ट, और फिर डायरेक्शन, और फिर इवैल्यूएशन। इन सिस्टम से ये मॉडल बनाई जाती है, जिसमें सक्षमता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप, व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित मॉडल, परिणाम आधारित मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल और CIPP मॉडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर CIPP मॉडल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। CIPP को आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। बाय स्टेफी बीन के द्वारा ये चला है 1960 से। नेक्स्ट यूनिट 5 में करिकुलम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करिकुलम को ज़रूर समझ लें, करिकुलम क्या है। इससे पूर्व के क्लास में हमने इसको डिक्लेयर किया है। तो अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स जानना है तो हमारे पूर्व के क्लास को देखिए, पूर्व के जो यूनिट 5 से रिलेटेड जो भी हमारा वीडियो है उसे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। फिर यूनिट 6 में मैक्सिमम जो है वैज्ञानिक सिस्टम से अरेंजमेंट, मतलब वैज्ञानिक विधि से किस तरह से हम किसी घटना की जांच पड़ताल करते हैं उसके लिए है। तो यहाँ आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप किसी भी घटना का एक वैज्ञानिक तौर तरीका से जो 4 स्टेप हमने बताया है उसके व्यू से आपको इसे देख सकते हैं। यूनिट 6 में वेरिएबल अर्थात चर की बात होगी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट 6 से। तो यूनिट 6 के इस चर की बातों को जरूर याद रखें। चर से संबंधित प्रश्न होगा जो आश्रित चर के रूप से भी पूछा जाता है, नमूना से भी पूछा जाता है, और टाइप ऑफ एरर, यहाँ पे जैसे परिकल्पना के परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1, अगर आपके हाइपोथेसिस गलत होती है तो उसमें त्रुटि है तो टाइप 1 एरर हुआ। अगर सही होती है फिर भी उसे गलत माना जाता है तो इसे नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और टाइप 2 एरर है कि यदि गलत है फिर भी उसे सही माना जा रहा है तो टाइप 2 एरर है। इस एरर से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिल जाएगा यूनिट 6 में, जो लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से जाना जाता है, सार्थकता का स्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज आपको याद रखना है कि अगर 10% होता है तो 1.28 या 0.1 के नाम से इसे इंडिकेट करेंगे। 5% होगा तो 1.64 या 0.05 जानेंगे इसे। 2.5% होगा तो 1.96 या 0.025 के नाम से इसे समझेंगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 10%, 5%, 1% को 90%, 95%, 99% समझना है। तो निश्चित रूप से इससे प्रश्न होगा फ्रेंड्स यूनिट 6 में। अब हम यूनिट 7 की ओर चलते हैं। यूनिट 7 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यूनिट 7 का जो इम्पोर्टेंट है वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो शिक्षण शास्त्र का जो एक उद्देश्य होता है, कभी भी स्टेप ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस को एक उद्देश्य होता है, शिक्षण विधि होती है, मूल्यांकन होता है, विषय का विश्लेषण होता है। इस तरह से यूनिट 7 जो है वो शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र संबंधित विश्लेषण पे है।
यह आपको एक प्रस्तुतिकरण के स्वरूप को बता सकता है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के भी सिद्धांत हैं जो MKM अर्थात मॉलकॉम नॉलेज और मॉडल पर आधारित है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और यूनिट 7 में और भी कुछ स्टेप्स हैं जो इवैल्यूएशन के प्रकार हैं, टाइप ऑफ असेसमेंट, जैसे प्लेसमेंट्स एंड फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। तो इसे आप याद रखें, ये टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन या असेसमेंट, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे भी प्रश्न है, आकलन के क्षेत्र की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक मूल्यांकन के जो एंडरसन और कॉर्थॉल ने दिया है, इफेक्टिव असेसमेंट की जो ये थ्योरी है इन्हें कॉर्थॉल ने दिया है, और डोमेन्स ऑफ लर्निंग साइकोमोटर्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग इन्हें R.H. डेव ने दिया है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो विश्लेषण। पोर्टफोलियो, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक और योजनाबद्ध भी होती है। इसे रिफ्लेक्टिव जर्नल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बट इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 8। यूनिट 8 में जो मैक्सिमम प्रश्न होगा वो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या यूज़ होता है, ICT के उपयोग होने से शिक्षा किस तरह से बेहतर रूप की ओर बढ़ रही है। तो इसके लिए आपको यूनिट 8 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जीन पियाजे का भी कुछ सिद्धांत है, इसे आपको याद रखना होगा। और यूनिट 8 में ही आपको अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल हैं, बट ये सारे मॉडल उतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाएंगे मेरे व्यू से। बट आप अगर इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे पूर्व के वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर 8C 8A को स्टडी करें, वहाँ आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम वहाँ से पूछने की संभावना है, वहाँ डिटेल्स में समझाया गया है। अभी तो हम शॉर्टली आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं टोटल हमारे पेपर 2 एजुकेशन का। इसमें अब यूनिट 9 की बात करते हैं हम। यूनिट 9 में शैक्षिक प्रशासन, नेतृत्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अवधारणा इत्यादि की बात हो रही है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। खास करके मुख्य रूप से इसमें यह अध्ययन करना है कि हमने जो पढ़ा, हमने जो अध्ययन किया, इससे हमें क्या बेनिफिट है और कैसे बेनिफिट हम इसका उठा सकते हैं। यूनिट 9 में यही है। अब यूनिट 10 की बात करते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से देखा जाए तो सभी को समान रूप से साथ साथ शिक्षा देने की एक प्रणाली है, और जिसमें सभी को समान अवसर की